3 जुलाई 2020 रात के करीब 12:30 बज रहे थे। कानपुर से कुछ किलोमीटर दूर बिकरू गांव की तरफ जाने वाला वो रास्ता उस रात एकदम साधारण लग रहा था। गहरा अंधेरा और एक अजीब सी भारी चुप्पी। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का काफिला उसी अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मिशन एकदम सीधा था, एक रूटीन ऑपरेशन, एक हिस्ट्री शीटर के करीबी की गिरफ्तारी। और तभी रास्ते में एक जेसीबी खड़ी दिखी, आधी रात को, बिना किसी वजह के। वो जेसीबी किसी खुदाई के लिए नहीं थी, वो इसलिए वहां थी क्योंकि किसी को पहले से खबर थी। गाड़ियां रुकीं, जवान नीचे उतरे और उसी पल वो शांत रात बीच से फट गई। छतों से गोलियां, खेतों की मेड़ों से गोलियां, पेड़ों के पीछे से गोलियां, चारों तरफ से एक साथ। 30 पुलिस वालों पर 60 से ज्यादा हमलावर टूट पड़े थे। AK-47, इंसास राइफलें, और जो जवान गिर गए उनके लिए कुल्हाड़ियां। ये कोई आम घात नहीं था, ये एक प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल एग्जीक्यूशन था। DSP देवेंद्र मिश्रा को पॉइंट ब्लैंक रेंज से 4 गोलियां लगीं। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने जवानों को बचाने की कोशिश की। उस घुप अंधेरे में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद उस एक रात ने 8 जवानों को निगल लिया। DSP देवेंद्र मिश्रा, सब इंस्पेक्टर महेश यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह, कांस्टेबल बबलू कुमार, कांस्टेबल जेता, कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल सुल्तान सिंह और कांस्टेबल राम शरण। 8 नाम, 8 घर, 8 परिवार। और DSP देवेंद्र मिश्रा की वर्दी की जेब में एक स्कूल फीस की रसीद थी, सिर्फ 300 रुपए की। एक बाप था वो, जो रात की ड्यूटी पर निकलने से पहले बेटी की फीस की पर्ची अपनी जेब में रख लेता है। इसलिए नहीं कि उसे कोई अनहोनी का डर था, बस इसलिए कि वो एक बाप था। और जब सुबह की पहली किरण फूटी, जिसने ये सब करवाया था, उसका घर एकदम खाली था। उसका नाम था विकास दुबे। ये समझने के लिए कि उस रात क्या हुआ, हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। 26 दिसंबर 1964 कानपुर के पास बिकरू गांव, एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया विकास। छोटे इलाकों में ताकत 2 ही चीजों से आती है, या तो जमीन या फिर खौफ। विकास के परिवार के पास जमीन थी, पर उसके लिए वो काफी नहीं थी। वो बचपन से देखता था कि मोहल्ले में चर्चा किसकी होती है, लोग किसके सामने सिर झुकाते हैं, किसके गुजरने पर भीड़ खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती है। वो बस वही आदमी बनना चाहता था। 1990 आते आते 25 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा चला, गवाह अदालत में मुकल गए और विकास दुबे साफ बचकर बाहर आ गया। शायद उसी दिन उसे वो बात समझ आ गई जो किसी भी किताब में नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर प्रदेश में अगर जेब में पैसा है, आंखों में खौफ है और नेताओं से उठना बैठना है, तो कानून महज एक कागज का टुकड़ा है। बस यहीं से उसकी असली पढ़ाई शुरू हुई। 90 के दशक में उसने BSP का दामन थामा, जिला पंचायत का सदस्य बना। उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने भी स्थानीय चुनाव जीता। ये जीत जनसेवा से नहीं थी, वोट उसके नाम के खौफ से पड़ते थे। और बड़े बड़े नेता जो उसे पहचानते थे, वो अंदर ही अंदर उससे डरते भी थे। पर 2001 में एक ऐसा वाकया हुआ जो यूपी के क्रिमिनल इतिहास का शायद सबसे शर्मनाक पन्ना है। अक्टूबर 2001, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की सरकार, तत्कालीन राज्य मंत्री और BJP नेता संतोष शुक्ला शिवली के पुलिस थाने में बैठे थे। तभी विकास दुबे अपने 7 हथियारबंद साथियों के साथ थाने में घुसा। राइफलें, देसी कट्टे, पुलिस वाले वहीं मौजूद थे। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। और उसी थाने के अंदर खाकी वर्दियों के ठीक सामने विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को गोलियों से भून दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हत्या से भी ज्यादा डरावना था। थाने में उस वक्त 25 पुलिसकर्मी मौजूद थे। अदालत में गवाही की बारी आई। 25 ने एक सुर में कहा उन्होंने कुछ नहीं देखा। एक एक करके सब मुकर गए। विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, जेल भी गया, पर अदालत में वो अक्सर राजनेताओं के साथ ही पेश होता था। साल दर साल गुजरते गए, मुकदमा खिंचता रहा, गवाह टूटते रहे, फैसला अटकता रहा। और जब आखिरकार फैसला आया तो वो बरी हो चुका था। संतोष शुक्ला के भाई मनोज ने एक बात कही जो आज भी अंदर तक झकझोरती है। उन्होंने कहा था, अगर 2001 में उन पुलिस वालों ने सच बोला होता तो 2020 की रात कभी नहीं आती। जब थाने के अंदर हुआ कत्ल भी बिना किसी सजा के रह जाए तो उस अपराधी को एक मुकम्मल यकीन हो जाता है, मैं अजय हूं, मुझे कोई छू तक नहीं सकता। और ये यकीन विकास दुबे को 2001 में ही हो गया था। 2000 का दशक शुरू होते होते विकास दुबे गली का कोई मामूली गुंडा नहीं रहा था। बिकरू गांव पूरी तरह उसका अपना अभेद्य किला बन चुका था। पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। कोई जमीन का सौदा नहीं, कोई ठेका नहीं, बिना उसकी इजाजत के कुछ मुमकिन नहीं। गांव में शादी हो या किसी का जनाजा, उसे पहले इत्तला होनी चाहिए थी। गांव के एक बुजुर्ग किसान ने एक पत्रकार से कहा था, जब वो था तो हम अपनी ही जमीन पर बिना उसकी मंजूरी के हल नहीं चला सकते थे। लेकिन ये मत सोचिए कि ये ताकत सिर्फ एक आदमी की थी। बिल्कुल नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सड़ा हुआ इकोसिस्टम काम कर रहा था। कुछ थानेदार उसके पैसों से बंधे थे, कुछ उसकी दहशत से, कुछ शायद दोनों से। जब भी पुलिस उस पर रेड की योजना बनाती, उसे भनक पहले ही लग जाती थी। एक बार STF ने छापा मारा, घर एकदम खाली मिला। उसे खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। नेताओं ने उसे इसलिए नहीं पाला था कि वो उससे डरते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनके बहुत काम आता था। वो उनके लिए वोट बटोरता था,
जमीनें कब्जाने में मदद करता था, उस पूरे इलाके में एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखता था जिसमें ऊपर बैठे सफेद पोश एकदम सुरक्षित रहते थे। ये अपराध और राजनीति का वो गठजोड़ था जहां गैर कानूनी ताकत और राजनीतिक रसूख इतनी बुरी तरह गुथ जाते हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। विकास दुबे इस नेक्सस की उपज था और बदकिस्मती से उसी का ईंधन भी। अब तक आपने देखा कि एक गुंडा कैसे एक पूरे इलाके का बादशाह बन गया, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। 2017 में योगी आदित्यनाथ आए, यूपी में माफिया राज खत्म करने का वादा आया, एनकाउंटरों की बाढ़ आई, तो फिर विकास दुबे 2020 तक कैसे बचा रहा? और जो आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी की चिट्ठी को किसने दबाया? रुकिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 2017 योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने। अचानक एनकाउंटरों की बाढ़ आ गई, एक के बाद एक बड़े नाम। पर बिकरू में विकास दुबे आराम से बैठा था। 2017, 2018, 2019 3 साल बीत गए। कागजों पर 60 से ज्यादा मुकदमे, जमीन पर बिकरू का बेताज बादशाह। 2017 में जब गैंगस्टर एक्ट लगा और चार्जशीट दायर हुई तो उसने हाईकोर्ट से नो कोर्सिव एक्शन का आदेश निकाल लिया। वो 1990 वाला ही खेल खेल रहा था, बस अब खिलाड़ी और पक्के हो गए थे। उस दौर के एक पत्रकार ने लिखा था, बिकरू में किसी ऑपरेशन की प्लानिंग का मतलब था ये मान लेना कि पुलिस के पहुंचने से पहले खबर वहां पहुंच जाएगी। ये सिर्फ डर नहीं था, ये सिस्टम की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन चुकी थी। लेकिन एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, डीएसपी देवेंद्र मिश्रा जो उस मनहूस रात पुलिस टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने इस घटना से कुछ महीने पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने चौबेपुर थाने के एसएचओ और विकास दुबे के बीच के गठजोड़ का साफ जिक्र किया था। नाम लिए थे, सबूत दिए थे। उन्होंने इस गंदगी को आला अफसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस चिट्ठी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और विडंबना देखिए, जिस अफसर पर उन्होंने आरोप लगाया था, विनय तिवारी, वही आदमी उस रात विकास दुबे को मुखबिरी करने वालों में से एक निकला। एक अकेला आदमी जो इस सड़े हुए सिस्टम को ठीक करने की जद्दोजहद कर रहा था। उसी सिस्टम की एक खामी ने आखिरकार उसकी जान ले ली। इससे ज्यादा कड़वी सच्चाई शायद ही किसी कहानी में मिले। 2 जुलाई 2020 की रात एक एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने रेड की योजना बनाई और उसी रात चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी ने एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ विकास दुबे। 3 बातें बताई, पुलिस आ रही है, रात को इतने लोगों के साथ। बस उस एक फोन कॉल ने 3 जुलाई की सुबह का पूरा नक्शा तय कर दिया। रातों रात जेसीबी सड़क पर लग गई, हर रास्ते पर हथियारबंद लोग तैनात हो गए, छतों पर बंदूकें चढ़ गईं। 60 से ज्यादा आदमी AK-47 इंसास और कुल्हाड़ियां लिए पुलिस का इंतजार कर रहे थे। और विकास दुबे के करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री ने बाद में पूछताछ में कबूला, विकास ने फोन पर साफ ऑर्डर दिया था, कोई भी पुलिस वाला यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। जब पुलिस वहां पहुंची, मौत का जाल पहले ही बिछाया जा चुका था। 8 जवान शहीद हुए, 7 बुरी तरह घायल हो गए। जो जिंदा बचे वो बस किसी तरह रेंगते हुए मौत के मुंह से बाहर निकले। और विकास दुबे, वो आराम से गांव से फरार हो गया। जाते जाते अपने साथ घर के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डर भी ले गया। कोई सबूत नहीं छोड़ा, कोई निशान नहीं, बस 8 वर्दियां उस गांव की गलियों में पड़ी रह गई। सुबह की पहली खबर जब देश तक पहुंची तो पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। अगले 1 हफ्ते तक पूरे देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर थीं। 7 दिनों के भीतर यूपी पुलिस ने अलग अलग एनकाउंटरों में विकास दुबे के 5 साथियों को मार गिराया। रोज एक नई ब्रेकिंग न्यूज, रेड अलर्ट जारी हो गया। इनाम की रकम 50,000 से 1 लाख और फिर 2.5 लाख तक पहुंच गई। बुलडोजर गरजा। बिकरू में उसका वो आलीशान किला जिसे खड़ा करने में उसे सालों लगे थे, महज कुछ घंटों में मलबे के ढेर में बदल दिया गया। लेकिन वो खुद कहां था? 9 जुलाई 2020 मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर, महाकाल मंदिर, भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक। हर तरफ श्रद्धालु, भजन कीर्तन, भारी भीड़। उसी भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था जिसे उस वक्त भारत का हर पुलिस वाला ढूंढ रहा था। सिक्योरिटी ने उसे पहचान लिया, पुलिस को इत्तला दी गई और तभी उस आदमी ने खुद चीख कर कहा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। देश का सबसे वांटेड क्रिमिनल सरेआम एक मंदिर के प्रांगण में अपना नाम चिल्ला रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना था, उसे लग रहा था कि गिरफ्तारी के बाद वो निगोशिएट कर लेगा। उसे यकीन था कि उसकी जेब में जो बड़े बड़े नाम हैं वो उसकी ढाल बनेंगे। शायद वो गलत था या शायद वो बिल्कुल सही था और इसीलिए उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। 10 जुलाई 2020 सुबह करीब 6:30 बज रहे थे। एसटीएफ की गाड़ियां विकास दुबे को लेकर उज्जैन से कानपुर की ओर बढ़ रही थीं। कानपुर के बाहरी इलाके भौंटी के पास अचानक गाड़ी पलट गई। हल्की बारिश हो रही थी। पुलिस की कहानी के मुताबिक विकास दुबे ने गाड़ी पलटने के बाद एक जवान की बंदूक छीनने की कोशिश की। उसने भागने का प्रयास किया और आखिरकार एनकाउंटर में
मारा गया। 55 साल की उम्र में एक खौफनाक अध्याय का अंत हो गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में 6 PILs दाखिल हुई। जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया। SIT का गठन हुआ और SIT ने अपनी 3500 पन्नों की भारी भरकम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और विकास दुबे के गठजोड़ का पक्का सबूत था। DIG अनंत देव तिवारी को सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने DSP देवेंद्र मिश्रा की वो अहम चिट्ठी नजरअंदाज की थी। दूसरी तरफ जस्टिस चौहान कमीशन की रिपोर्ट आई जिसने पुलिस को क्लीन चिट दे दी। योगी सरकार की ही 2 अलग अलग सरकारी कमेटियां और 2 बिल्कुल अलग नतीजे। एक कड़वा सच है, जब किसी अपराधी को एनकाउंटर में मार दिया जाता है तो उसके साथ साथ बहुत से सवाल भी हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। उस रात वो आखिरी फोन किसने किया था? विनय तिवारी और KK शर्मा तो बस मोहरे थे, पकड़े गए। और उनके ऊपर कौन था? किस अफसर ने आंखें फेरी? किस नेता का हाथ उसके सर पर था? विकास दुबे की कॉल लिस्ट में वो कौन से VIP नंबर थे जो कभी पब्लिक के सामने नहीं आए? SIT ने 3500 पन्ने जरूर रंगे, 36 सिफारिशें भी दी, लेकिन जो नाम इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड थे वो कभी सामने नहीं आ सके। एक विकास दुबे को खड़ा होने में 15-20 साल लगे, उसे मिट्टी में मिलाने में सिर्फ 7 दिन लगे। लेकिन जो नेक्सस उसे सालों तक सींचता रहा, वो महज 7 दिनों में नहीं टूटता। वो बस किसी नए माफिया को तैयार करने में जुट जाता है, किसी दूसरे गांव में, किसी नए जनाजे की तैयारी में। बाद में बिकरू गांव के ही कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कुछ कहा। उन्होंने कहा वो कम से कम हमारी सुनता तो था, नई पुलिस भी तो हमें वैसे ही शक की नजरों से देखती है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन जब किसी गलत ताकत को उघाड़ फेंका जाता है तो उसकी जगह लेने वाली ताकत हमेशा बेहतर हो ऐसा जरूरी नहीं। उस खाली जगह को भरने का हक उन लोगों का होना चाहिए जो उस खौफ के साए में जिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनसे कोई नहीं पूछता। इन तमाम साजिशों और गोलियों की आवाज के बीच एक डिटेल है जो बार बार वापस खींचती है। DSP देवेंद्र मिश्रा की जेब से निकली वो स्कूल फीस की रसीद, सिर्फ 300 रुपए। एक बेदाग सरकारी नौकर की जेब में 300 रुपए की सरकारी स्कूल की रसीद। देवेंद्र मिश्रा के साथ काम करने वाले कहते हैं कि वो उन अफसरों में से थे जो चुपचाप अपना काम करते थे, न कोई दिखावा, न काम से जी चुराना। उन्होंने सिस्टम की गंदगी साफ करने के लिए चिट्ठी लिखी और जब ऊपर से ऑर्डर आया तो वो ड्यूटी पर गए, क्योंकि यही उनका काम था। उन्हें शायद अंदेशा था कि वहां मौत इंतजार कर रही है, या शायद नहीं था, ये बात हम कभी नहीं जान पाएंगे। पर वो गए और उनकी खाकी वर्दी की जेब में एक पिता का फर्ज रखा था। वो पिता जो मौत के उस अंधेरे में जाने से पहले भी अपनी बेटी की फीस भरना नहीं भूला था। एक तरफ वो आदमी था जिसने थाने के भीतर मंत्री को गोली मारी, जिसके खौफ से 25 गवाह पलट गए, जिसने घात लगाकर AK-47 से 8 जवानों को छलनी कर दिया। और दूसरी तरफ वो DSP जिसकी जेब में 300 रुपए की रसीद थी, जो चिट्ठी लिखकर इस सड़े हुए सिस्टम से लड़ रहा था, जो बस अपना काम कर रहा था। ये देश इन दोनों को एक ही समय में पैदा करता है। एक को सिस्टम पाल पोस कर बड़ा करता है और दूसरे को हम भूल जाते हैं। वो सिस्टम तब तक जिंदा रहेगा जब तक हम ये पूछना बंद नहीं कर देते, उस रात वो आखिरी फोन किसने किया था। जब तक ये सवाल जिंदा है, इस कहानी का कोई अंत नहीं है। DSP देवेंद्र मिश्रा की जेब में 300 रुपए की रसीद थी। वो रसीद आज भी वही है और वो सारे सवाल भी।